सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल से संबंधित हमने 239 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमारी श्रृंखला 240 है। तपे लागी अब जेठ असाडी, मोही पीऊ भी छाजनी भई काटी, तन तिनुवर भा झूरे झूरी झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। इस पूरे कड़वक में नागमती के विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है? कौन सा विचार है? यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। चंदबली पांडे का है, रामचंद्र शुक्ल का है, माता प्रसाद गुप्त का है, श्याम मनोहर का है। तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यह आशिक मासूकों का निर्लज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। नागमती की विरह दशा के बारे में उपयुक्त विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रेम गाथा की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत की सबसे प्रौढ़ और सरस रचना मानी है। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का विरह वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन नागमती का जो विरह वर्णन है वो किस ग्रंथ में संकलित है? तो वो पद्मावत में है। पद्मावत की रचना कब की थी? 1540 ईस्वी को। किसने की थी? जायसी ने की थी। मृगावती की रचना 1503 है और किसने की थी? कुतुबन ने की थी। अखरावट जायसी की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है जो कि 1545 की है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम कृति पद्मावत 1540 ईस्वी में संकलित है। पद्मावत सूफी कवि जायसी की कृति है जिसमें 57 खंड स्थित है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा पूर्वार्ध में क्या है? कल्पित और उत्तरार्ध में ऐतिहासिक है। अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहनावत जायसी की रचनाएं हैं। मृगावती 1501 की रचना है जो कुतुबन की है और अवधी भाषा की ये कृति है। मधुमालती 1545 में मंझन के द्वारा कृत है। निम्नलिखित विकल्पों में से हिंदी की शैली नहीं है। कौन सी नहीं है? मसनवी नहीं है, संस्कृत निष्ठ नहीं है, दक्षिणी नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? मसनवी शैली नहीं है। मसनवी शैली है वो किसकी है? तो मसनवी शैली फारसी की है। किसकी है? फारसी की है। जबकि हिंदी की शैलियाँ कौन सी हैं? संस्कृत निष्ठ हिंदी है, हिंदुस्तानी है और दक्षिणी है। मसनवी को हिंदी शैली का नहीं मानेंगे, ठीक है। मसनवी को हिंदी शैली का नहीं मानेंगे, जबकि मसनवी को किसका मानेंगे? फारसी भाषा का मानेंगे। सूफियों ने अपने काव्य में मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी से तात्पर्य काव्य लिखने का ढंग से है जिसके 4 चरण हैं। इसकी वंदना, पैगंबर की स्तुति, शाहे वक्त, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा और आत्म परिचय। उसके बाद में है निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित नहीं है? पूछा है कि कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। तो लिखा गया काव्य कौन सा है? उर्वशी। उर्वशी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का है और जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी 1909 में लिखा था और जो रामधारी सिंह दिनकर हैं उन्होंने उर्वशी 1961 में लिखा था। पद्मावत है ये जायसी की रचना है। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की है जो कि 1935 और 36 की बताई गई है। रामचरितमानस है ये तुलसीदास जी का है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। जायसी के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा और मसलानामा। कहनावत। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी के अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? देखिए, कौन सी रचना जायसी की नहीं है? चित्ररेखा है, अखरावट है, चिताई वार्ता है, कहरनामा है। चित्ररेखा, अखरावट और कहरनामा जायसी की कृति है, जबकि चिताई वार्ता नारायण दास की कृति है। किसकी कृति है? नारायण दास की। चिताई वार्ता नारायण दास की रचना है। इसका रचनाकाल 1590 है। चिताई वार्ता जो नारायण दास की रचना है उसका रचनाकाल क्या है? 1590। जबकि शेष रचनाएं चित्ररेखा, अखरावट, कहरनामा जायसी की रचना है। आचार्य शुक्ल जी ने जायसी को प्रथम श्रेणी के कवियों में रखते हैं।
शुक्ल जी के अनुसार जायसी का क्षेत्र तुलसीदास की अपेक्षा परिमित है और प्रेम वेदना है उसमें अत्यंत गूढ़ है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जायसी की सिर्फ तीन रचना ही बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं? पद्मावत है, आखिरी कलाम है, अखरावट है। ओके। मुल्ला दाऊद 1370 में अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? देखिए, मुल्ला दाऊद की जो 1370 में है रचना और उसकी भाषा क्या है? अवधी। वह कौन सी कृति है? कौन सी कृति है? तो चंदायन है, जिसे लोर कहा भी कहा जाता है। पथिक किसकी है? तो रामनरेश त्रिपाठी की है पथिक। और यशोधरा किसकी है? तो यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की है। 1932 की रचना है। मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? चंदायन है और इसे लोर कहा भी कहा गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का कवि माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद के अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है? लोर कहा या लोर कथा कहा है। माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को क्या कहा है? लोर कहा या लोर कथा कहा है। जबकि रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास में संधि काल के अंतर्गत रखा है। किस काल के अंतर्गत रखा है? तो संधि काल के अंतर्गत रखा है। ओके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन, जो कि मृगावती रचना है और किसकी है? कुतुबन की है। और कब की है? 1503 की है। सूफी और प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी किसको मानते हैं? कुतुबन को मानते हैं। और इनकी रचना क्या है? मृगावती। और रचना काल क्या है? तो 1503 है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक और नायिका कौन है? तो देखिए, नायक है लोर, जिसे लोरिक भी कहा जाता है, और नायिका कौन है? चंदा है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अवधी है। और इसमें जो प्रयुक्त छंद हैं वो क्या है? चौपाई और दोहे हैं। क्या है? चौपाई और दोहे हैं। पथिक है वो 1920 की रचना है और रचना किसकी है? रामनरेश त्रिपाठी की है। देखिए, रामनरेश त्रिपाठी की पथिक है, स्वपन है, मानसी है, ये 3 रचनाएं हैं इनकी। यशोधरा 1932 की रचना है, जो किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। देखिए, वीरांगना जो उपन्यास है उसके रचनाकार कौन है? रामनरेश त्रिपाठी। और जो वीरांगना कविता है उसके रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुल्ला दाऊद कृत जो चंदायन है उसका काल क्या बताया? 1379 बताया। क्या बताया? 1379। फिर अगला क्वेश्चन है, तन चितरऊ मन राजा कीना, हिये सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना। पंक्ति किस ग्रंथ से है? ये सीतायन से है, बीजक से है, बिहारी सतसई से है और पद्मावत से है। तो किससे है ये पद्मावत से है। पद्मावत किसकी रचना है? जायसी की है। बीजक कबीरदास जी की रचना है और इनके शिष्य जो धर्मदास हैं उन्होंने इसको संकलित किया था। बीजक के अंतर्गत 3 रचनाएं इनकी, साकी, शबद, रमेनी। साकी के अंतर्गत दोहों को रखा गया है, जबकि शबद और रमेनी में किसको रखा गया? गे पदों को रखा गया है। और बिहारी सतसई किसकी है? तो बिहारी की है। फिर क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए, तन चित्तौरों के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि तन चितरऊ मन राजा कीना, हिये सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना। पंक्तियाँ किसकी हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी कृत जो पद्मावत है उसकी पंक्तियाँ हैं। जायसी हिंदी साहित्य के भक्ति काल की जो निर्गुण शाखा है उसमें जो प्रेमाश्रय शाखा है उसके अंतर्गत आते हैं। जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिद्दी, जिसे मोहिनुद्दीन भी कहा जाता है, उनके शिष्य थे। शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा उत्तर प्रदेश के अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर रहते थे। जायसी कृत पद्मावत में कुल 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा है। देखिए, जायसी कृत जो पद्मावत है उसमें कितने खंड हैं? तो 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार क्या था? उत्प्रेक्षा अलंकार था। पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है और इसकी रचना शैली पर आदिकाल के जैन कवियों की दोहा चौपाई पद्धति का प्रभाव पड़ा है। आचार्य शुक्ल ने जायसी की रचित 3 ग्रंथ बताए गए हैं। पद्मावत है, अखरावट, आखिरी कलाम। बीजक कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। कविवर बिहारी की प्रसिद्ध कृति है जो बिहारी सतसई है, जिसमें 713 और 719 दोहे बताए गए हैं।
सीतायन कहीं कहीं पे 713 दोहे बताए जाते हैं और कहीं कहीं पे 719 या 20 बताए जाते हैं। जो सीतायन है वो मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वेदनाथ मल्लिक, जिसे विधु भी कहा जाता है, उनके द्वारा रचित महाकाव्य है। आगे है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो किसकी प्रशंसा की है? हुमायूं के पिता और अकबर के दादा बाबर की प्रशंसा की है इन्होंने। ओके, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं इस प्रकार से हैं। देखिए, पद्मावत में क्या है? इसमें प्रणय गाथा है। किसकी प्रणय गाथा है? पद्मावत और रतन सेन की है। ठीक है। अखरावट में क्या है? अखरावट में क्या दिया गया है कि वर्णमाला का जो एक एक अक्षर है उसको लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई है। आखिरी कलाम में क्या है? तो प्रलय से संबंध कथा और बाबर की प्रशंसा है इसमें। चित्तर रेखा में क्या है? तो चित्तर रेखा क्या है? लघु आख्यानक लघु प्रेमाख्यानक है। कहरनामा क्या है? कहरनामा के अंतर्गत आध्यात्मिक विवाह की चर्चा है। यह कहरवा शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया कहरनामा? तो कहरवा शैली में लिखा गया है। सूफी कवि किस शाखा के संबंधित हैं? देखिए, सूफी कवि हैं वो किस शाखा से संबंधित हैं? कृष्ण भक्ति शाखा से, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रय शाखा से और प्रेमाश्रय शाखा से। तो सूफी कवि हैं वो प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आएंगे। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? सूरदास जी हैं। राम भक्ति शाखा से हैं तुलसीदास और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर 4 भागों में बांटा है। निर्गुण धारा के अंतर्गत ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा आती है, जबकि सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। सूफी कवि और काव्य निर्गुण धारा की प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। जो सूफी काव्य हैं वो किस में आते हैं? जो निर्गुण धारा की जो प्रेमाश्रय शाखा है उसके अंतर्गत आते हैं। और संत काव्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो संत काव्य आता है। संत कवि और काव्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि सगुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? सगुण भक्ति धारा का कवि कौन नहीं है? सूरदास है, कुतुबन है, रस खान है और नंददास है। तो कौन आएंगे इसमें? कुतुबन आएंगे, क्योंकि कुतुबन प्रेमाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। जबकि सूरदास कृष्ण भक्त हैं, रस खान है वो भी कृष्ण भक्त हैं और विठलाचार्य के शिष्य हैं। जबकि नंददास हैं वो भी विठलाचार्य के शिष्य हैं और कृष्ण भक्त हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और ये भी क्या हैं? कृष्ण भक्त हैं। कुतुबन सूफी कवि थे। ये चिश्ती वंश के प्रवर्तक शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन किसके शिष्य थे? तो शेख बुरहान के शिष्य थे। इनका संबंध सगुण भक्ति धारा से नहीं है। मृगावती की रचना 1501 ईस्वी में कुतुबन ने अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई छंद में की है। देखिए, कुतुबन ने जो 1501 में मृगावती की रचना की है वो किस में की है? भाषा उसकी अवधी है और दोहा चौपाई छंद में है। सूरदास, रसखान और नंददास सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य परंपरा के कवि आते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? कहाँ की थी? तो राजकुमारी सिंघल द्वीप की थी। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? तो सिंघल की द्वीप की थी। जायसीकृत पद्मावत में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। पद्मावत के पात्रों और स्थानों के प्रतीकार्थ भी हैं, जैसे रतन सेन को मन और आत्मा का प्रतीक माना जाता है, सिंघल द्वीप को हृदय का प्रतीक माना जाता है, जबकि पद्मावती सात्विक बुद्धि और परमात्मा की क्या है? प्रतीक है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध किया है। किसने किया है? मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध किसने किया है? तो ये क्या है? जायसी जी ने। किसने किया है? जायसी जी ने किया है। उन्होंने सामान्य हृदय तत्व में सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। यह कथन किसका है? जायसी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जायसी भक्ति काल के प्रेमाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। फिर है, तन चित्त उर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मनी चीना,
गुरु सुआ जेहि पंथ ने देखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। ये उपयुक्त कथन जो पद्मावती से लिए गए हैं, पद्मावत से, उनकी कौन सी विशेषता है? कौन सी विशेषता है? विरह का अतिरंजित वर्णन, लौकिक प्रेम और अलौकिक का संकेत, और क्या है? नारी विषयक अनुदान का अवधारणा और धार्मिक असहिष्णुता। तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत करना। क्या आएगा इसमें? लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम का संकेत करना। ऑप्शन आएगा बी। पद्मावत की उक्त पंक्तियों में लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक का संकेत परिलक्षित करना है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी कृत रचित सूफी काव्य परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस महाकाव्य में कुल 57 सर्ग हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा इत्यादि। इनमें से अवधि की प्रारंभिक कृति कौन सी मानी जाती है? इनमें से अवधि की जो प्रारंभिक कृति है वो कौन सी मानी जाती है? तो अवधि की मानी जाती है चंदायन। किसकी है ये? चंदायन अवधि की प्रथम कृति है और इसके कौन है? रचयिता मुल्ला दाऊद है। और किसने मानी है? रामकुमार वर्मा ने मानी है। कौन सी सन की रचना है पूछा जाए तो 1359 की, सॉरी 79 की रचना है, 79 की। किसकी रचना, कब की रचना है? 1379 की रचना है। मधुमालती है, ये देखिए किसकी है? मंजन की है और ये 1545 की रचना है। मृगावती है, ये किसकी है? कुतुबन की है और कब की है? 1503 की है। और चित्रावली है, ये उस्मान की है, ये कब की है? 1613 की है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगी? चंदायन आएगी और कब की आएगी? 1379 की आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन। चंदायन अवधी भाषा की प्रारंभिक रीति मानी जाती है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन 1379 को अवधि की प्रथम काव्य कृति स्वीकार किया है। मुल्ला दाऊद को सूफी और प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना जाता है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा कहा जाता है। उसके बाद है, हाँ जी आगे पढ़ते हैं। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उनकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की लोर कथा पर आधारित है। मृगावती किसकी है? 1503 की रचना है और अवधी भाषा के रचित कुतुबन की कृति है। मधुमालती किसकी है? 1545 में रचित है और रचनाकार कौन है? मंजन, और यह भी अवधी भाषा में दोहा चौपाई छंद में रचित है। उसके बाद में आती है चित्रावली, जो कि 1613 की रचना है और जो सूफी प्रेमाख्यान काव्य कृति के कौन है? रचनाकार हैं। फिर क्या दिया है? जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ किस मास से किया है? किससे किया है? तो आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा जो नागमती वियोग खंड है उसमें 12 मासा का प्रारंभ किससे किया है? तो आषाढ़ से किया है। देखिए, जायसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से किया है। 12 मासा मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत में नागमती वियोग खंड का एक अंश है। इस खंड में राजा रतन सेन के वियोग से संतृप्त रानी नागमती की वीर व्यथा का वर्णन किया गया है। इस पूरे अंश में एक साल के विभिन्न महीनों में नागमती की स्थिति का वर्णन किया गया है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। विरह वर्णन के कारण इसे प्रेम की पीर कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी फ़कीर शेख मोहिनुद्दीन के शिष्य थे और शेर शाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। फिर क्या है? टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होई मारे झोला। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश से क्या आशय है? क्या आशय है? वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना, विरह रूपी पवन से राख बनकर उड़ जाना, बिल्कुल गलत। कृशकाय होने के कारण असंतुलित होना, बिल्कुल गलत। शरीर का अत्यधिक कंपित होना, गलत है। क्या आएगा इसमें? वात के प्रकोप से अंग का सुन्न पड़ जाना। पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रेखांकित अंश में आशय है वात के प्रकोप से अंग का सुन्न हो जाना ग्रहण किया गया है।
उपयुक्त पंक्तियाँ पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उद्धृत हैं। पद्मावत में नागमती, पद्मावती और राजा रतन सेन की प्रेम कहानी का वर्णन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध क्या है, कल्पित, और उत्तरार्ध क्या है, इसका ऐतिहासिक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि पद्मावत हिंदी के सर्वोत्तम प्रबंध काव्यों में से एक है। ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भावों की गंभीरता की दृष्टि से हम यह काव्य निराला है। किसकी वजह से? कि ठेठ अवधी भाषा के माधुर्य भावों की गंभीरता की दृष्टि से यह काव्य क्या है, निराला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम को ही जायसी की रचना मानते हैं। शुक्ल जी द्वारा संपादित मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथावली में ये तीनों रचनाएं संकलित हैं। ठीक है, फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है 256। जेही पंखी के नियर होई कहे विरह के बात, सोई पंखी जाए जरी तरीवर होई निपात। कि जिस पक्षी के पास में नागमती अपने दुख को कहने के लिए होती है, तो वो जो पक्षी है वो भी विरह इतना तेज है नागमती का कि वो भी क्या हो जाता है, विरह में तप जाता है। सोई पंखी जाई जरी तरवर होई निपात। और जिस प्रकार किसी पंछी या किसी भी तरवर के पास में जाती है तो वो सब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। इस प्रकार से तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन पंक्तियों को क्या माना है, प्रकृति का सुरम्य चित्रण है, ये ऊहात्मक पद्धति है, विरह ताप की विशद व्यंजना है और अलंकार का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो क्या है, ये ऊहात्मक पद्धति है कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इसमें ऊहात्मक पद्धति है। प्रकृति का सुरम्य चित्रण इसमें नहीं हुआ है। विरह ताप की विशद व्यंजना भी इसमें नहीं है कि विरह ताप की विशद व्यंजना। विरह ताप को इस प्रकार से समझ जाएगा जैसे कोई जैसे उल्हाना दिया गया हो, ऊहात्मक पद्धति से कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पंक्तियों में ऊहात्मक पद्धति माना है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत महाकाव्य का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य की अद्वितीय निधि है। पद्मावत में जायसी ने संयोग और वियोग दोनों प्रकार के श्रृंगार का वर्णन किया है, पर संपूर्ण काव्य में प्रधानता वियोग श्रृंगार की ही रही है। जायसी के विरह वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या विशेषता है? यह है कि उसमें हृदय की वेदना ही सामान्य रूप से अभिव्यक्त हुई है। विरह वर्णन में अगर वस्तु व्यंजना ही प्रधान हो उठे तो वह हृदय को स्पर्श नहीं कर पाता है। उपयुक्त पंक्तियों में यही वर्णित है। नागमती जिस पक्षी को अपने विरह का संदेश सुनाती है और उसे प्रियतम तक पहुंचाने को कहती है, तब वह जल जाता है। इतना ही नहीं, वह पेड़ भी जलकर नष्ट हो जाता है। विरह वर्णन में वहाँ वस्तु व्यंजना की भी प्रधान हो उठा है। देखिए, विरह वर्णन में क्या है, वहाँ पर वस्तु व्यंजना वो भी प्रधान हो उठी है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ इस प्रकार से हैं। कौन कौन से हैं? पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, चित्ररेखा है, कहरापन है और मसला नामा है। इसके बाद में एक कहनावत भी है। फिर क्या है? आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई है। इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है। आखिरी कलाम में क्या की गई है? बाबर की प्रशंसा की गई है और बाबर के बारे में भी लिखा गया है। पीयूषो कहूँ संदेशड़ा, हे भोरा हे काग, सो धनी विरह जरी मुई, तेही क धुआं इम्ह लाग। कि पीयूषो कहो संदेशड़ा, कि मेरे पिया को संदेश कह देना, हे भोरा हे भौरे और हे काग। सो धनी विरह जरी मुई, कि तुम्हारी विरहणी है वो दिन प्रतिदिन विरह में जरी हुई, मुई मतलब जर्जर होती जा रही है। तेहिक धुआं हम लाग, और जो भोरा और काग हैं उनको संबोधित करते हुए विरहणी कह रही है कि बता देना तुम्हारे प्रभु स्वामी को कि तुम्हारे विरह में वो इतनी व्याकुल हो गई है और इस प्रकार से हो गई है कि जो उसका जो धुआं उठ के लगा हुआ है वो हमारे ऊपर लगा है, जिससे हम कालिक हो गए हैं। जबकि भंवरे का रंग भी काला है और कोयल का रंग भी क्या है? काला है।
देखिए, भोरे व काव्य को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या के प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। क्या कथन है उनका? यह अलंकार का प्रभाव है, रंग की समानता से ही यही संभव है, आवेग की दशा की यही उचित है और छंद की याद पूर्ति हेतु किया गया है। तो क्या आएगा इसमें? आवेग की दशा क्या है? उचित है। क्या है? आवेग की दशा क्या है? उचित है। फिर 257 के बाद में आता है, देखिए, उपयुक्त पंक्ति में भोरे व काग को अलग अलग संबोधित करने की व्याख्या प्रसंग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि आवेग की दशा यही उचित है। मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल काव्य के निर्गुण भक्ति सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। जायसी को हम विप्रलभ श्रृंगार का प्रधान कवि कहते हैं। फिर क्या है? उपयुक्त पंक्ति में क्या है? रानी के हृदय में जो सहानुभूति की संभावना होती कैसे है? यह समझकर होती है कि भोरा और कौवा दोनों उसी विरहाग्नि में धुएं से काले हो गए हैं जिसमें मैं जल रही हूँ। सम दुख भागियों में परस्पर सहानुभूति का उदय अत्यंत स्वाभाविक है। जायसीकृत पद्मावत में कुल 57 खंड हैं और इनका प्रिय अलंकार क्या है? उत्प्रेक्षा है। पद्मावत को अवधि का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनकी भाषा ठेठ अवधि है। पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। विजयदेव नारायण शाही ने पद्मावत को प्रिय की हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। उसके बाद में, मन अति भयो हुलास विकसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधुर तीये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। ठीक है, तो ये किसका है? पद्मावती की माता से संबंधित है। ये पद्मावती के पिता से, पद्मावती की माँ से और पद्मावती से। तो किससे संबंधित है? पद्मावती से स्वयं से संबंधित है। देखिए, मन अति भयो उल्लास विकसी जनु कोक किरण रवि अरुण अधर तीये सधर बिंब फल जानी कीर छवि। उक्त काव्यांश में पद्मावती के उल्लास का उल्लेख है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज राजसों से उद्धृत हैं। 12वीं शताब्दी में रचित इस महाकाव्य में 69 सरग हैं और 68 क्या हैं? छंद हैं। पद्मावत समय पृथ्वीराज रासो का 20वां समय और सरग है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक और प्रथम महाकवि कौन है? चंद्रबरदाई हैं। महाकवि चंद्रबरदाई को कहा जाता है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो को क्या कहा जाता है? सुख सुखी संवाद कहा जाता है। पद्मावत किस भाषा की रचना है? किसकी है? तो अवधी भाषा की रचना है। देखिए, पद्मावत है वो किस भाषा की रचना है? तो ये अवधी भाषा की रचना। पद्मावत अवधी भाषा की रचना है और इसमें जो चंदायन है उसका वर्ष है 1379 और किसकी है? मुल्ला दाऊद की। भाषा क्या है? अवधी और छंद क्या है? चौपाई और दोहा। रूप मंजरी किसकी है? 1568 में है। नंददास की है। ब्रज भाषा की है और चौपाई दोहा है। अनुराग बासुरी किसकी है? 1464 में है। नूर मोहम्मद की है। अवधी भाषा है। बरवे चौपाई में है। मधुमालती 1545 में मंजन की है। अवधी भाषा है और दोहा चौपाई है। चिताई वार्ता 1590 की है। नारायण दास राजस्थानी ब्रज है और क्या है? दोहा चौपाई इसमें संकलित है। फिर है ज्ञान बोध नामक प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका कौन है? देखिए, ज्ञानदीप नामक जो प्रेमाख्यान काव्य है उसकी नायिका कौन है? कामवती है, उर्मिला है, देवयानी है और मुग्धा है। कौन आएगा इसमें? 260 में। ये देवयानी आएगा। ज्ञानदीप की माता का क्या नाम है? देवयानी है। ज्ञानदीप राम प्रेमाख्यानक काव्य की नायिका देवयानी है। ज्ञानदीप 1618 ईस्वी के रचनाकार शेख नबी हैं।
इस प्रेमाख्यान में राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शेख नबी से प्रेम गाथा परंपरा समाप्त कर समझनी चाहिए। ठीक है, कि शेख नबी से क्या है, प्रेम गाथा परंपरा का समाप्त समझना चाहिए कि वहाँ पे प्रेम गाथा नहीं है। चलिए आज हम यहीं तक ही करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।